दोस्तों अभी अभी इंटरनेशनल मैप के ऊपर कुछ ऐसा हुआ है जिसने इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक खलबली मचा दी है। पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री डेस्परेशंस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब जवाब में अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान को उसी की भाषा के अंदर जवाब दे दिया। दोस्तों सोचिए, जो देश खुद आतंक की फैक्ट्री चलाता हो, उसी के घर के अंदर घुस करके कोई दूसरा देश उस पर बम बरसा करके चला गया। अब दोस्तों इस पूरे गेम में जरा सोच करके देखिए कि 2021 के अंदर अमेरिका जिन खटारा हथियारों को अफगानिस्तान के अंदर छोड़ करके चला गया था, 2026 आते आते वो हथियार अचानक से अत्याधुनिक ड्रोन्स और प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलों के अंदर कैसे कन्वर्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान के दो टुकड़े होने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, जिसके अंदर एक तरफ बलूचिस्तान की आर्मी है, दूसरी तरफ टीटीपी है, तीसरी तरफ है पीओके की आवाम, और इन सब के सामने खड़ी है पूरी ताकत से लैस अफगान तालिबान की फौज। और दोस्तों आखिर इस पूरी जियोपॉलिटिकल पिक्चर के अंदर इंडिया का वो कौन सा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक है जिसने रावलपिंडी से लेकर के इस्लामाबाद तक वहां की आर्मी की नींद उड़ा दी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम एक ऐसे स्ट्रेटेजिक टेक्टोनिक शिफ्ट की बात करने वाले हैं जो साउथ एशिया का पूरा नक्शा और पावर बैलेंस बदल करके रख देगा। दोस्तों ये कहानी सिर्फ कुछ हवाई हमलों की नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल ऑर्डर के अंदर बदलते सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और इंडिया के उस डिप्लोमेटिक सिग्नल की जिससे पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक रात से। दोस्तों पाकिस्तानी एयर फोर्सेस के फाइटर जेट्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया और अफगानिस्तान के पख्तिया और कुनार प्रोविंसेस के ऊपर भारी बमबारी कर दी। इस्लामाबाद का दावा था कि उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी और जमात उल अहरार के आतंकवादियों को निशाना बनाया है, लेकिन जब सुबह हुई तो तबाही का मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने जो तस्वीरें और डेटा दुनिया के सामने रखा, उसने पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल करके रख दी। इन पाकिस्तानी हमलों के अंदर 36 आम अफगान नागरिक मारे गए थे, जिनके अंदर ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। लगभग 163 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई रिहायशी मकान पूरी तरह से मलबे के अंदर तब्दील हो गए। दोस्तों यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान ने भी पुष्टि की है कि ये सिविलियन कैजुअलिटी थी, लेकिन असली सवाल यहीं से राइज होता है। पाकिस्तान जो खुद को मुस्लिम उम्माद का मसीहा बताया करता है, उसने रमजान और ईद के आसपास ही एक मुस्लिम पड़ोसी देश पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? तो जवाब है डेस्परेशन। दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त अपने इंटरनल क्राइसिस से इतना ज्यादा घिर चुका है कि अपनी आवाम का ध्यान भटकाने के लिए उसने बॉर्डर पार आक्रामकता दिखाना शुरू कर दिया है। और दोस्तों यहीं पर ही ये कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब दुनिया के ज्यादातर देश इस हमले के ऊपर खामोश थे, तब भारत ने एक ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जिसने जियोपॉलिटिक्स के अंदर भूचाल ला दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बेहद सख्त लहजे के अंदर पाकिस्तान की इस हरकत को ब्लैटेंट एक्ट ऑफ एग्रेशन और अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला करार दिया है। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर्स को छुपाने के लिए बॉर्डर क्रॉस मिलिट्री एक्शंस का सहारा ले रहा है, जो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। दोस्तों अब जरा इस स्टेटमेंट की गहराई को समझिए। इंडिया ने सीधे तौर पर अफगान सिविलियंस के मारे जाने पर संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं था, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा सबूत था। और इसका असर क्या हुआ? अफगान तालिबान गदगद हो गया। तालिबान प्रशासनिक इस्लामिक इमिरेट के प्रवक्ता ने खुल करके कहा कि इंडिया उनका सच्चा मित्र है। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया खामोश थी, तब भारत इकलौता ऐसा देश था जिसने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का समर्थन किया है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया है।
दोस्तों एक वक्त था जब पाकिस्तान सोचता था कि तालिबान की सरकार आने से इंडिया का अफगानिस्तान से पत्ता कट जाएगा, लेकिन आज यानी कि 2026 के अंदर पासा पूरी तरह से पलट चुका है। तालिबान इंडिया को अपना डेवलपमेंट पार्टनर और सच्चा दोस्त मान रहा है और पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन। दोस्तों ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं पर गेम पलटता है। पाकिस्तान को लगा था कि वो अफगानिस्तान पर बम गिरा करके आराम से निकल जाएगा। उसे लगा कि तालिबान के पास ना तो एयरफोर्स है और ना ही मॉडर्न रडार सिस्टम। लेकिन दोस्तों जून 2026 के अंदर जो कुछ हुआ है उसने पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर के पसीने छुड़ा दिए हैं। अफगान तालिबान की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके ड्रोन स्ट्राइक कर दी है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुद ऑफिशियली तौर पर कंफर्म किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बेहद सटीक हवाई हमले किए हैं। तालिबान का दावा है कि उन्होंने इन हमलों के अंदर इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंसेस के टेरर हाइडआउट्स को तबाह कर दिया है, जिनका इस्तेमाल अफगानिस्तान के अंदर सिविलियन टारगेट्स के ऊपर हमला करने के लिए हो रहा था। दोस्तों सोचिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स कितनी हेल्पलेस हो चुकी है। जिन इलाकों के अंदर पाकिस्तान आर्मी खुद जाने से डरती है, वहां अफगान तालिबान के ड्रोन्स बिना किसी रोक टोक के घुसते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स करते हैं और ISIS के आतंकियों को ढेर कर डालते हैं। दोस्तों तालिबान ने साफ कर दिया है कि इन हमलों में कोई भी पाकिस्तानी सिविलियन नहीं मारा गया है। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दावा किया कि उसने खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन डैमेज कंट्रोल के लिए यह बयान काफी नहीं था। दोस्तों जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर तालिबान के पास में ये लैथल ड्रोन टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी आई कहां से। यूएस फोर्सेस जो वेपन्स, हमवीज और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़ करके गई थी, बिना मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और सप्लाई चेन के वो अब कबाड़ हो चुके हैं। तो फिर अफगानिस्तान तालिबान आज अत्याधुनिक ड्रोन वॉरफेयर कैसे कर रहा है। तो दोस्तों एक्सपर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट के बीच में 3 बड़ी थ्योरीज इस मामले में चल रही हैं और इसके अंदर पहली थ्योरी है रशियन एंगल। दोस्तों क्या मॉस्को ने अपना खुद का खजाना यहां पर खोल दिया है? तो रसिया कभी भी नहीं चाहता कि ISIS के जैसे खतरनाक तंजीमें सेंट्रल एशिया तक पहुंचे। ISIS ने हाल ही के अंदर मॉस्को अटैक की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में रसिया के लिए तालिबान एक नेचुरल बफर बन सकता है। बहुत मुमकिन है दोस्तों कि बैकडोर चैनल के जरिए रसिया टेक्नोलॉजी और वेपन तालिबान तक पहुंचा रहा हो, ताकि वो ISIS का सफाया कर सके। अब दोस्तों दूसरी थ्योरी की बात कर लेते हैं और वो है हिडन सप्लाई चेन्स। तो दोस्तों ब्लैक मार्केट और इंटरनेशनल आम बाजार के जरिए तालिबान ने अपनी एक मजबूत प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी बना ली है। लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स के बदले में क्या उन्हें चाइनीज या फिर ईरानियन ड्रोन मिल रहे हैं? तो ये बड़ा सवाल हो सकता है। और तीसरी जो थ्योरी है वो है इंडिया की इनविजिबल स्ट्रेटजी। दोस्तों इंडिया कभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स और अनरिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट्स को लीथल वेपन सप्लाई नहीं करता है। लेकिन दोस्तों कैपेबिलिटी बिल्डिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन एक अलग विषय है। इंडिया का मेन इंटरेस्ट है रीजनल सिक्योरिटी। अगर तालिबान ISIS और पाकिस्तान बैक्ड एंटी इंडिया टेरर मॉड्यूल्स को खत्म कर रहा है, तो ये इनडायरेक्टली इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट का विषय है। दोस्तों तालिबान जिस सोफिस्टिकेशन के साथ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रहा है, वो बिना किसी बड़ी ग्लोबल पावर की कोवर्ट के नहीं हो सकता है। दोस्तों ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। पहला फंदा है वेस्टर्न फ्रंट यानी कि डुरंड लाइन। दोस्तों अफगान तालिबान अब डुरंड लाइन को मानता ही नहीं है। वो बॉर्डर के ऊपर बाढ़ उखाड़ फेंक देता है। 2026 की इस जंग ने भी ये साबित कर दिया है कि तालिबान अब डिफेंसिव मॉडल नहीं अपना रहा, बल्कि ऑफेंसिव मोड के ऊपर आ चुका है। अब पाकिस्तान के लिए जो दूसरा फंदा है वो है खैबर पख्तूनख्वा। दोस्तों तहरीक के तालिबान पाकिस्तान ने इस खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों के अंदर अपनी समानांतर सरकारें यानी कि पैरेलल गवर्नमेंट्स बना ली हैं। TTP के लड़ाके रोजाना पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर घातक अटैक कर रहे हैं।
पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी को अफगान तालिबान की पनाह मिल रही है, लेकिन सच ये है कि टीटीपी अब खुद में इतनी बड़ी फोर्स बन चुका है कि उसे किसी बड़ी पनाह की जरूरत भी नहीं है। अब दोस्तों, जो तीसरा पाकिस्तान के लिए फंदा है वो है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए और मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी आर्मी की नाक में दम कर रखा है। ग्वादर पोर्ट हो या फिर सीपैक प्रोजेक्ट, बलोच लड़ाकों ने चाइनीज इंजीनियर्स और पाकिस्तानी आर्मी दोनों का जीना मुहाल कर दिया है। और दोस्तों, जो चौथा फंदा है पाकिस्तान के ऊपर वो है, और बिल्कुल लेटेस्ट है, वो है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां दोस्तों जनता इस वक्त सड़कों के ऊपर है। भारी महंगाई, आटे का संकट और पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के खिलाफ पीओके के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात हो चुके हैं। 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों के ऊपर आ चुके हैं। पाकिस्तान की दोस्तों इकोनॉमी आईसीयू में जा चुकी है। आईएमएफ के बेल आउट के पैकेजेज सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए आखिरी कील ये चीजें हो रही हैं। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान के लिए उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है तालिबान का ये आक्रामक रूप। दोस्तों, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मासूम लोगों के ऊपर बम बरसाता है, तब इंडिया वहां डेवलपमेंट और इकोनॉमिक गेम खेल रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान को हजारों मीट्रिक टन गेहूं दिया है, दवाइयां दी हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेजे हैं। चाबार पोर्ट को 10 साल के लिए ऑपरेट करने का इंडिया का रिसेंट एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। दोस्तों, पहले अफगानिस्तान पूरी तरह से ट्रेड एंड सप्लाई के लिए पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर डिपेंडेंट हुआ करता था। पाकिस्तान इस बात का फायदा उठा करके ब्लैकमेल भी किया करता था, लेकिन अब इंडिया ने चाबार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान को समंदर का एक नया एक्सेस दे दिया है। अफगान व्यापारी अब पाकिस्तान को छोड़कर के चाबहार के रास्ते इंडिया और बाकी दुनिया के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। इससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक लेवरेज पूरी तरह से खत्म हो गया है और इंडिया का जियोपॉलिटिकल डोमिनेंस स्टेब्लिश हो गया है। दोस्तों, ये इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है कि जो तालिबान कल तक पाकिस्तान का प्रोक्सी माना जाता था, वो आज हमारे भारत की भाषा बोल रहा है और इस्लामाबाद पे ऊपर वो अब लगातार ड्रोन बरसा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात साफ है कि साउथ एशिया का पावर डायनेमिक्स हमेशा के लिए बदल चुका है। पाकिस्तान अपने ही बुने हुए जाल के यानी कि आतंक के अंदर उलझ करके बिखर गया है। दोस्तों, गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो नैरेटिव पाकिस्तान सालों से बेच रहा था, वो उसके गले की हड्डी बन चुका है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बिल्कुल क्लियर है। हम किसी दूसरे देश के इंटरनल मैटर्स के अंदर दखल नहीं देते हैं, लेकिन जहां बात हमारी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की होगी, हम अपनी प्रेजेंस वहां दर्ज कराएंगे। दोस्तों, तालिबान का आईएसआईएस के को मारना और पाकिस्तान को उसकी हदों के अंदर रखना न्यू दिल्ली के डिप्लोमेटिक रडार पर एक पॉजिटिव सिग्नल है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि कराची के अंदर जो अटैक हुआ था, वो अटैक भी इसी अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की मार्च वाली एयर स्ट्राइक का नतीजा है। यानी मार्च के अंदर जो कुछ पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, जो बीज बोए थे, उनका नतीजा अब पाकिस्तान लगातार भुगत रहा है। क्योंकि जैसे ही वो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है, अफगान लड़ाके उसको छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। वो पलटवार करते हैं। यानी मार्च से ये मामला स्टार्ट हुआ था और इसके बाद में ताबड़तोड़ पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक्स होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर ये पूरा का पूरा मामला जा रहा है। और दोस्तों, हाल ही के अंदर जो कराची के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के बेसिस के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, तो डायरेक्ट जो अटैक हुए हैं वो भी इसी तालिबान के सपोर्टिव एलिमेंट्स ही कर रहे हैं। दोस्तों, आने वाले दिनों के अंदर अब टेंशन और ज्यादा बढ़ने वाली है। पाकिस्तान हो सकता है कि डेस्परेशंस के अंदर कुछ और क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करे, लेकिन अब उसे ये समझ में आ चुका है कि पलटवार की गूंज बलूचिस्तान से लेकर के रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। अंत में दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिस देश ने आधी सदी तक दूसरों के घरों में आग लगाई हो, आज जब उसके खुद के घर के अंदर आग लगी है, तो दुनिया भर में कोई भी फायर ब्रिगेड भेजने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस मल्टी फ्रंट वॉर को झेल पाएगा, या फिर हम साउथ एशिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ा भौगोलिक और ऐतिहासिक बदलाव देखने वाले हैं? क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं? आप इस पे क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।